स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दिल्ली में लाल किला के पास जो धमाका हुआ था उसे लेकर लगातार जांच चल रही है। इस कड़ी में आपको बता दें, चाहे एनआईए हो चाहे एटीएस हो, सभी टीमें जो है इकट्ठा होकर इसमें जांच पड़ताल कर रही है। और जिसके तार आपको बता दें कि एनसीआर से लेकर जम्मू कश्मीर के पुलवामा तक जा पहुंचे हैं। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर अभी तक की जांच में क्या क्या मिला है। और जिस तरह से हम लगातार सवाल उठा रहे थे कि ये जो जैसा मॉड्यूल दिख रहा है, क्योंकि व्हाइट कॉलर ग्रुप जो है, आपने देखा होगा कि 4 मेन किरदार जो सामने आए हैं, जो मेन सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं, वो सभी डॉक्टर है। और ऐसे में व्हाइट कॉलर क्राइम जो होता है टैग इनको मिल रहा है। और डॉक्टर मॉड्यूल के तहत इन्होंने इस केस को, इस कांड को अंजाम दिया। आपको याद होगा कि भारत में कई ऐसी बार चीजें सामने आई हैं जिसमें कई पढ़े लिखे लोग इस तरह के गिरोह में शामिल हो जाते हैं और इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, रेडिकलाइजेशन किया जाता है, जिसके बाद वो फिदायीन हमले तक को तैयार हो जाते हैं। खबर यह भी है कि डॉक्टर उमर को लेकर जो तफ्तीश चल रही है, क्योंकि जो लिंक है उसके पुलवामा से जुड़ते हैं और वहां से उनके माता पिता को पुलिस ले जाती है ताकि डीएनए सैंपलिंग हो पाए और पता लगाया जा सके कि क्या उस i20 व्हाइट कलर की हुंडई कार में डॉक्टर उमर फिदायीन हमले में शामिल था या फिर वहां पर वो, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहा है, तो डीएनए सैंपलिंग से ये पुष्टि हो सके कि आखिर डॉक्टर उमर क्या है। अब आपको इस वीडियो में बात करेंगे जो 4 मेन किरदार है उसमें से डॉक्टर उमर नबी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इनका, इस शख्स का जो पेरेंट्स हैं उनका डीएनए सैंपलिंग लिया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि ब्लास्ट में जो मृतक है उनमें से कोई एक ये तो नहीं। दूसरा नाम है डॉक्टर आदिल मस्जिद रादर। ये वो नाम है जो इस पूरे केस में कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि मेन कड़ी है। ये ऐसा बंदा है जिसने सब चीज़ों को लिंक करके रखा है, सभी लोगों को जोड़ कर रखा है, एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप के तहत ये लोग बात करते थे, जो भी चीज़ें इनको अगर कांड को अंजाम देना था, कब कहाँ जाना था, क्या करना था, किस तरह से जो एक्सप्लोजिव मटेरियल थे उससे लेकर जाना था, तो ये तमाम डायरेक्शन जो था इसी के तहत दिया जाता था। मेन किरदार डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई है। इसे लेकर भी कुछ खबर सामने आई। कल आपको हमने दिखाया था कि एक लेडी डॉक्टर भी इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट में जो है वो सामने आती है। इनकी उम्र है 46 साल। स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, रहने वाली यूपी की लखनऊ की है, लेकिन इनके भी तार जुड़ रहे हैं जो हरियाणा के फरीदाबाद में जिस तरह से एक्सप्लोसिव वहां पर बरामद की गई थी, उसमें जो नाम सामने आ रहे थे उनकी जानने वाली ये डॉक्टर यानी एक गद्दार लेडी जो है उसका भी सामने आता है नाम। बता दें कि चाहे आईबी हो चाहे जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं, वो लगातार पिछले 1 महीने से कुछ न कुछ इनपुट्स दे रही थी, चाहे लोकल पुलिस हो चाहे जो उनकी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट होते हैं उस टीम को बाकायदा जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने 1 महीने में कई ऐसी बड़ी कार्रवाई की है जिसमें इन्होंने इस तरह के एक्सप्लोजिव बरामद किए हैं। अब इस कड़ी में बात करते हैं कि पहला जो आतंकी हमले की जो 7 बड़ी तैयारियां थी उसमें कैसे इन्होंने 1 महीने में 7 बड़े आतंकी हमले को रोक दिया। बता दें कि 15 सितंबर को यूपी एटीएस की जो टीम है उसने एक आतंकी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। इनका नाम, इस शख्स का नाम था बिलाल खान, जिसने 4000 से ज्यादा फोन नंबरों से पाकिस्तान में अलकायदा के हैंडलर से कांटेक्ट किया था। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की जो कड़ियां हैं, जो थ्योरी सामने आ रही है, उसमें जैश का नाम सामने आया। 19 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के एक गांव से एक पोस्टर बरामद किया जाता है जिसके तार ऐसे जुड़ते हैं जिसमें आप देखेंगे कि वो तार दिल्ली ब्लास्ट से डॉक्टर उमर तक आ पहुंचते हैं। दरअसल वहीं से सूचना मिली थी, टिप मिली थी, जिसके बाद एनसीआर के कई रीजन में वहां की पुलिस जो है उन्होंने जानकारी भेजी थी कि इस तरह की चीजें जो है बड़े तौर पर कुछ लोग हैं व्हाइट कॉलर ग्रुप, वो इस तरह के आतंकवादी हमले को या फिर फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले हैं देश के कोने कोने में। जिसके बाद चाहे यूपी हो चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो गुजरात हो, तमाम ऐसी जगह जो बड़े बड़े थे वहां पर अलर्ट किया गया था और वहां की एटीएस हो, एनआईए हो या जो टीम है खुफिया तंत्र की, वो एक्टिव थी। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि हरियाणा के फरीदाबाद से इतने भारी मात्रा में वहां से विस्फोटक बरामद होते हैं और इसी के साथ जो हथियार है, डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर है शाहीन शाहिद, इनके घर से भी वेपन बरामद किया जाता है और ऐसे आरोप है शाहीन गद्दार डॉक्टर पे
कि ये मुजम्मिल अहमद को सपोर्ट करती थी, इन्हीं के कांटेक्ट में रहा करती थी और इसके लिए काम किया करती थी। यानी जो 3 मेन कैरेक्टर की अगर मैं बात कर लूँ, डॉक्टर उमर की बात कर लूँ, डॉक्टर मुजम्मिल की बात कर लूँ, चाहे डॉक्टर शाहीन की, ये तीनों जो थे ये अल फलाह जो मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है वहाँ पर ये लोग बाकायदा डॉक्टर थे और रिसर्च टीम के साथ जुड़े हुए थे। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इन्होंने वहाँ पर रहते हुए तमाम चीज़ें की है, क्योंकि इतने बड़ी मात्रा में 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट अगर इन्होंने जमा किया था तो वो कहाँ से लाया था, माइनिंग साइट से लाया था या फिर कहाँ से लाया था, इसकी तफ्तीश की जा रही है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि जो आदिल माजिद का नाम सामने आ रहा है, ये भी यूपी के सहारनपुर का है, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है। यानी जितने भी अगर आप देखेंगे इसमें तो व्हाइट कॉलर क्राइम, यानी किसी को डाउट नहीं होगा, ये लोग ऐसे लोग थे जो प्रोफेशनली वेल एस्टेब्लिश थे। लेकिन अगर पहनावा ओढ़ावा घर बात देखा जाए तो कुछ भी ऐसे देख के कोई कहेगा नहीं कि ये डॉक्टर फैमिली है और इतने साधारण है। सवाल इसलिए भी उठ रहा था कि अल फलाह जो जहाँ पर ये लोग काम किया करते थे, जितने डॉक्टर्स थे, तो वहाँ पर कैंपस था, हॉस्टल था, लेकिन बावजूद इसके वो वहाँ पर रहना प्रेफर नहीं करते और बाहर जाकर रेंटेड हाउस लेते हैं। और इसी में जांच जब चलती है तो पता चलता है कि उसमें से एक के घर पर 358 केजी ऑफ एक्सप्लोजिव बरामद किया जाता है। और इसके बाद पुलिस जो है कार्रवाई करती है और मुजम्मिल अहमद गनाई इसको फरीदाबाद से अरेस्ट कर लेती है। दरअसल तमाम ऐसे जो लिंक थे सामने आ रहे थे जिसे लेकर तफ्तीश कर रही थी और ये कड़ियाँ जब जुड़ती है तो पता चलता है कि ये सभी एक दूसरे को नोन है और एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब बात करते हैं कि आखिर इतने बड़े टाइम से ये चीज़ें हो रही थी तो खुफिया एजेंसी हो चाहे जांच की टीम हो, वो कहाँ चूक कर गई जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो गई। दूसरी बात करते हैं, 9 अक्टूबर पंजाब में 2 आतंकवादी जो थे उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया था। पंजाब के जालंधर से 2 आतंकी गुरजिंदर सिंह और दीवान सिंह को पकड़ा गया था और इनके पास से भी 2.5 किलो RDX वाला IED बम और एक रिमोट कंट्रोल बरामद किया गया था। यानी आप सोचिए कि ये साजिश कितने बड़े पैमाने पर करने वाले थे ये लोग। और ये अभी से नहीं, तैयारी पिछले कई सालों से मैं बता दूं, क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली में कई स्कूलों में भी थ्रेट मिल चुका है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, फिर सरकारी दफ्तर हो। कई बार ईमेल के थ्रू ये आया था कि दिल्ली को बम से उड़ा देंगे या फिर फलाने जगह ये सब चीज़ें कर देंगे। लेकिन पुलिस वहाँ पर जांच पड़ताल करती है जिसमें पता चलता है कि फेक ईमेल भी है, लेकिन इस तरह के थ्रेट हमेशा से मिल रहे थे जो सवालों के घेरे में सुरक्षा एजेंसियों को भी करती है कि आपके पास इनपुट्स है तो ऐसे में आप कैसे इस तक नहीं पहुंच पाए कि इतना बड़ा कांड वहां पर हो गया अगर ये टेरर अटैक है तो। 17 अक्टूबर जैश-ए मोहम्मद से जुड़े 2 संदिग्ध व्यक्तियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसका आतंकी नूर मोहम्मद से इनकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद इन्हें आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। दोनों के पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए गए थे और जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के रिश्तेदार तलहा भाई के संपर्क में ये लोग बताए जा रहे थे, जिसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। 24 अक्टूबर को दिल्ली से ISIS के 2 आतंकी पकड़े जाते हैं। इसके बाद 28 अक्टूबर को अलकायदा से जुड़ा एक इंजीनियर, आप तमाम अगर लिस्ट देखेंगे तो इसमें पढ़े लिखे लोगों का ही नाम सामने आता है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, इसी तरह के लोग जो हैं इन्हें रेडिकलाइज किया जाता है, जिसके बाद इन्हें इस तरह के हमले को तैयार किया जाता है। जिस तरह से अगर हम दिल्ली ब्लास्ट की बात करें तो वहां पर जो अटैक हुआ है और उसमें अगर फिदाइन हमले की मैं बात कर लूँ तो डॉक्टर उमर हो सकता है कि वो शामिल हो और फिदाइन हमला किया हो और जिसके बाद इस तरह की चीज़ें वहाँ पर सामने आती है। 28 अक्टूबर को अलकायदा से जुड़ा एक इंजीनियर महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद 7 नवंबर को TTP से संबंधित एक मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राजस्थान ATS ने 7 नवंबर को जालौर जिले से एक मौलवी को आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP से जुड़े होने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई थी, जिसे लेकर पुलिस ने बाद में बताया था कि आखिर इसकी मंशा क्या थी, जिसमें ये सामने आता है कि ओसामा देश छोड़कर दुबई के रास्ते अफगानिस्तान भागने की फिराक में था। यानी ओसामा उर जो जिसे पकड़ा गया था वो कहीं ना कहीं भागने की फिराक में था, जिससे पुलिस ने ATS ने गिरफ्तार किया था। 9 नवंबर को अहमदाबाद से ISIS के 3 आतंकी को पुलिस अरेस्ट करती है, गुजरात ATS अरेस्ट करती है।
इसके बाद ये कहानी यहीं पर नहीं रुकती, आगे बढ़ती है और एक पोस्टर से कैसे जुड़ गया था आतंकी डॉक्टर्स का जो ये मॉड्यूल चल रहा है। यानी 19 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज होती है जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर जांच पड़ताल आगे बढ़ती है और ये घूमकर आती है यूपी के सहारनपुर, जिसके बाद जाती है हरियाणा के फरीदाबाद और इसके बाद जब कार्रवाई होती है तो इसी दरमियान एक विस्फोट होता है, एक अटैक होता है, बम ब्लास्ट होता है। जिस तरह की जो दिल्ली के लाल किला के पास चीज़ें हुई हैं उसे लेकर अभी जांच तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा इसी ओर है कि ये टारगेटफुली किया गया था। बता दें कि ये जांच इस कदर आगे बढ़ती है कि डॉक्टर आदिल जो है उससे पुलिस अरेस्ट करती है। पता चलता है कि ये पोस्टर जो जम्मू कश्मीर में लगाया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि दुकानदारों को चेतावनी दी गई थी कि वो सेना या किसी सेंट्रल एजेंसी से कोई वास्ता ना रखे। यानी अगर कोई पूछताछ करता है, किसी बारे में बताता है, आपसे कोई तफ्तीश करता है तो आप कृपया करके इस पर ना बताएं। और इस कड़ी में जब पूछताछ होती है कि ये पोस्टर लगाने वाला कौन था, सीसीटीवी खंगाली जाती है, जिसके बाद जांच टीम जो पहुंचती है यूपी के सहारनपुर और वहां से अनंतनाग के रहने वाले आदिल को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है। जिसके बाद फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील तक पुलिस पहुंच जाती है और वहां से एक क्लिनिक से AK-56 राइफल, 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे केमिकल और IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, बम बनाने के लिए जो चीज़ें मटेरियल यूज होता है वो वहां से बरामद किया जाता है। अब बता दें कि मुजम्मिल के घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा गांव से एक मौलाना के घर से भी अमोनियम नाइट्रेट 2000 से ज़्यादा किलो की बरामदगी की गई थी। और ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लाकर खड़ी कर देती है कि इस तरह के लोग कैसे हैं जो इस तरह इतने बड़े कांड को अंजाम देने के लिए एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हो या फिर चीज़ें हो, मटेरियल अपने घर पर लाकर रखते हैं। बता दें कि मौलाना से जो जानकारी मिलती है, इसके बाद पुलिस पहुंचती है यूपी के लखनऊ में सामने आती है जो डॉक्टर है, यानी महिला गर्लफ्रेंड शाहीन शाहिद को बताया जा रहा है, वो अरेस्ट होती है। और इसके बाद खुलासा होता है कि डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था और यहीं पर शाहीन की कार का इस्तेमाल करता था। यानी जो मुजम्मिल है और डॉक्टर शाहीन, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ थी, जिसे लेकर दोनों शाहीन का जो कार था वो यूज़ करता था उसका बॉयफ्रेंड। इसे लेकर अब पुलिस उससे भी पूछताछ करती है और जब पता करने की कोशिश करती है तो उसके पास से भी हथियार बरामद किए जाते हैं। जाते जाते इस वीडियो में अब बात कर लेते हैं जो हम 4 अहम किरदार, यानी जो 4 मेन सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं, उमर हो, मुजम्मिल हो, चाहे माजिद हो, चाहे शाहीन हो और चाहे आमिर हो, तो ये सभी पढ़े लिखे हैं, एक डॉक्टर हैं। वाइट कॉलर क्राइम करने के लिए इन्हें रेडिकलाइज किया जाता है, जिसके बाद ये बेहद आसानी से या फिर कहें कि अपनी लिविंग जो लाइफस्टाइल है उसे इतना लो करके रखते हैं ताकि किसी को संशय ना हो, किसी को कोई डाउट ना हो कि ये लोग एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं और ये इस तरह के कांड कर सकते हैं। इसी वजह से ये अल फतह जो इनका कॉलेज है वहाँ पर रहना हॉस्टल में पसंद नहीं करते। ये लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू कॉन्टैक्ट में होते हैं और इसी दरमियान ये हर जगह प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो चल रही थी उससे लेकर ये लोग कर रहे थे प्लान। इसी दरमियान चीज़ें होती है और लाल किला के पास ब्लास्ट होता है, जिसे लेकर अब तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि तार जो है जम्मू कश्मीर के पुलवामा के जैश आतंकी जो है वो फिदाइन हमला किया था साल 2019 में, उससे भी जुड़ता नजर आ रहा है। तो तमाम अभी जो चीज़ें हैं अभी इंतज़ार करना होगा कि आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चलता है, क्या कहानी है। और ये लोग का जो ऑपरेशन डॉक्टर मॉड्यूल है वो उसके तहत ये लोग क्या बड़े पैमाने पर ब्लास्ट करने की फिराक में थे। जिस तरह से हमने देखा है कि मुंबई को हमेशा से टारगेट किया गया है सीरियल ब्लास्ट के लिए। अगर लोकल ट्रेन की बात कर लूँ, चाहे 1993 बम ब्लास्ट की बात कर लूँ, तो हमेशा से जो रवैया रहा है उसके मुताबिक जिस मात्रा में यहाँ पर बरामदगी हुई है विस्फोटक की, तो वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देती है कि खुफिया एजेंसियाँ जो हैं वो कितने एक्टिव है इस तरह की चीज़ें अगर ना हो और अलर्ट पर रहे ताकि इसे डाइवर्ट किया जा सके और इस तरह के कांड होने से बचा जा सके।